केरल से वायनाड की सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी आज केरला पहुंची। वो अपने भाई नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ केरला पहुंची, जहां पर मुक्कम में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। दरअसल प्रियंका गांधी शपथ लेने के बाद, संसद में सांसद बनने की शपथ लेने के बाद वो पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची हैं। उन्होंने यहाँ सभी नेताओं को, उनका जब वो पहुंची तो उनका सभी नेताओं ने यहाँ पर स्वागत किया और वायनाड के लोगों को उन्हें सांसद बनाने के लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके लिए संसद में हूँ, आपकी आवाज उठाऊंगी, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी। आपके विश्वास, आपके मूल्य और आपकी आशाएं, आपकी आकांक्षाएं हैं जिनके लिए मैं आज से लेकर अंत तक हर दिन खड़ी रहूंगी। उन्होंने 4 महीने पहले हुई त्रासदी का भी जिक्र किया, जो भूस्खलन के कारण जो त्रासदी हुई थी उसमें जो पीड़ित थे उनके लिए भी कुछ करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने सभी वादे वो पूरे करूंगी। साथ ही उनके भाई नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उनके साथ थे। दरअसल कांग्रेस संसद में शपथ लेने के बाद वायनाड उनके संसदीय क्षेत्र का उनका ये पहला दौरा है। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब भी बड़ा फैसला लेते हैं उससे पहले वो अपने गांव जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अलग फैसला लेंगे या वो नाराज हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के चयन में सबसे बड़ा रोड़ा एकनाथ शिंदे ने ही अटका दिया है। एकनाथ शिंदे ने एक तो गृह मंत्रालय की मांग की है जो बीजेपी के लिए नामंजूर है। दूसरे, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के हाईकमान से कहा है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में इस पर पकड़ बनाए रखने के लिए किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बस यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान असमंजस में है, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो इन नेताओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। खासतौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। तो दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है और आज कोलकाता के रानी रासमनी में जिस तरह से देखें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में तमाम विधायक, मंत्री और सांसद यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से टीएमसी वक्फ बिल का पश्चिम बंगाल में लागू न हो उसका पूर्णतः तरीके से विरोध कर रही है। हजारों की संख्या में जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद है और इस बिल को यहाँ पे विधानसभा में भी पास कराया जाएगा, जिसको लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहें कि आज देखे टीएमसी की तरफ से सड़कों पे है, इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू न हो इसकी कोरतार तरीके से विरोध किया गया है। तो कह सकते हैं कि आज यहाँ पे के जो कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और वक्फ बिल क्या है इसके बारे में यहाँ पे जो टीएमसी के जो सांसद कल्याण बनर्जी ने लोगों को बताया और पश्चिम बंगाल में इस बिल को कहीं कतई लागू नहीं किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बार वक्फ बिल को लेकर टीएमसी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है और जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बसपा प्रमुख मायावती ने उपचुनाव में मिली हार के बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। इस बैठक में मायावती ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जिला कोऑर्डिनेटर, मंडल प्रभारी, मंडल प्रमुख व नेताओं के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे अहम मुद्दा ईवीएम का मुद्दा रहा। मायावती ने कहा कि हमने ईवीएम को लेकर के शुरुआत से ही सवाल खड़े किए थे, आज भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही पार्टी का जनाधार वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है। इसके साथ ही 6 दिसंबर को अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर हर जनपद, हर गाँव में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची पर सबको ध्यान रखना होगा। अपने क्षेत्रों में पार्टी मतदाता का नाम लिस्ट से ना कटे और नए लोग जोड़े जाएं, इस पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उपचुनाव के परिणामों से निराश नहीं होना है, आगे मजबूती से संगठन और आगामी चुनावों की तैयारी में जुट जाना है। और मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। डिजिटल अरेस्ट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस एडवाइजरी जारी कर चुकी है, बावजूद इसके लोग इस बात से जागरूक नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ताजा मामला सामने आया है, जहां एक महिला व्यापारी के साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया, उसके साथ ठगी की गई। हैरानी की बात है कि 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके महिला को रखा गया और उससे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख की ठगी की गई और इस बड़ी रकम को किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। इस पूरे मामले में जिन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट किया गया था उन्होंने अपने आप को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया।
सबसे पहले उससे कहा गया, महिला से उसे नॉर्मल कॉल किया गया महिला को, उसके बाद व्हाट्सएप कॉल और फिर स्काइप डाउनलोड कराया गया और उसे महिला से उसके खातों की जानकारी, अकाउंट नंबर भी लिया गया और उस जानकारी के बाद महिला से दूसरे खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कराई गई जो कि 1 करोड़ 60 लाख है। इसके लिए महिला ने अपनी एफडी 1 करोड़ रुपए की तोड़वाकर एक रकम अदा की गई और बाकी का इंतजाम भी किया गया। आपको बता दें कि इस 3 दिन की डिजिटल अरेस्टिंग के दौरान महिला ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। जागरूकता की कमी के चलते इस तरह की घटना हुई और इस बात को महिला ने पुलिस को बताया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। संभल में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी चाहता है कि कोई भी स्थिति ऐसी ना हो कि दोबारा से माहौल खराब हो। लिहाजा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की जानकारी मिली है कि वो आज संभल आ सकते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में सक्रिय तो है ही, साथ साथ संभल में भी ज़बरदस्त कड़े सुरक्षा इंतजाम है। देखिए, मैं इस वक्त संभल के बॉर्डर पर हूँ, जो मुरादाबाद और संभल का बॉर्डर है, वहाँ पर किस तरीके से पुलिस चेकिंग कर रही है हर आने जाने वाले की जो संभल शहर की तरफ एंटर कर रहा है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों से जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है उसके आने की खबर थी, उसके लोगों के आने की खबर थी, जिसमें लखनऊ, बरेली और दिल्ली तीनों जगह से प्रतिनिधिमंडल के लोगों को आना था। लेकिन जगह जगह पर पुलिस के अरेंजमेंट हैं, जो उत्तर प्रदेश में कई जगह ये खबर आ रही है, जैसे जो दिल्ली से प्रतिनिधिमंडल चला था उसे गाजियाबाद के इलाके में रोका गया, लखनऊ में जो लोग थे उनको लखनऊ में रोका गया है और इसके अलावा जगह जगह जो टोल पड़ते हैं संभल के रास्ते में आने वाले, उन जगहों पर भी पुलिस की तैनाती है। यानी कि प्रशासन लगातार ये सख्त हिदायत पहले ही दे चुका है कि किसी को भी दोबारा से माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों का काल बनेंगे एनएसजी कमांडो। जम्मू में ये एनएसजी कमांडो पलक झपकते ही बनेंगे पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल। जम्मू में सुरक्षा रिव्यू के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि जम्मू में एनएसजी कमांडो की स्थायी रूप से तैनाती की जाएगी। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 50 के करीब आतंकी जो हैं जम्मू संभाग में एक्टिव हैं। किसी भी जगह पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है तो वहां पर एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। यानी एनएसजी कमांडो का जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ एसओजी के साथ साथ जो है सेना के साथ साथ एक अहम रोल रहेगा। ये वही एनएसजी के कमांडो हैं जिन्हें महारत होती है कि ये पलक झपकते ही पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का एक गोली से काम तमाम कर देते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन उसके पहले सभी सपा नेताओं के घर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए जैसे ही अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें संभल न जाने की बात कहकर उनके डेलीगेशन को रोक दिया। मौके पर मौजूद सपाइयों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। काफी देर बातचीत के बाद फिलहाल संभल का दौरा स्थगित किया गया। प्रशासन की तरफ से संभल में माहौल बिगाड़ने की आशंका बताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का कोई भी फैसला हो, समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही बन गई है कि विरोध जरूर करना है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने 30,000 नई वैकेंसी का ऐलान किया है। साथ ही नए डीजीपी के साथ मीटिंग कर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पिछले कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि माले झारखंड सरकार में शामिल होगा या नहीं होगा। अब वो अटकले का दौर जो है वो खत्म हो गया है। अब यह स्पष्ट माले ने कर दिया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होगा। हालांकि जो पहले खबर आई थी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के पहले कि जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। आम सहमति नहीं बनने के कारण हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ लिया है, लेकिन अब 1 सप्ताह के अंदर झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आगामी 12 दिसंबर से झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
पंजाब में किसानों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और यही कारण है कि फरवरी से ही किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर हो। और खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कुछ दिन पहले ही अपना अमर अनशन शुरू करना था किसानी मांगों को लेके, और वहीं पर पुलिस ने उनको उनकी सेहत का हवाला देकर लुधियाना के अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। लेकिन वहीं पर किसान नेताओं के दबाव के चलते ही कल रात उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अस्पताल से वो सीधा ही खनौरी बॉर्डर जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने साथियों को संबोधित भी किया और भारी तादाद में जो लोग थे वो खनौरी बॉर्डर के ऊपर भी पहुंचे हुए थे। वहीं पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अमर अनशन खनौरी में शुरू भी कर दिया है और इसी के चलते ही अब चाहे वो किसान यूनियन गैर राजनीतिक हो, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि 6 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा। सरबंस सिंह पंधेर ने इसका ऐलान भी कर दिया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनाव प्रणाली और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। संजय राउत और नाना पटोले के बाद शरद पवार ने भी कहा कि चुनाव प्रणाली में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का खूब इस्तेमाल हुआ है। शरद पवार ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों में गड़बड़ी है, लेकिन उनके पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं है। पवार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। देश में हुए चुनाव में लोगों को बहुत ही बेचैन कर दिया है, लोगों में निराशा है। इससे पहले संजय राउत और नाना पटोले ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में कई हारे उम्मीदवारों ने दोबारा से रीकाउंटिंग की अर्जी चुनाव आयोग को दी है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान की भजनलाल सरकार दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में निवेशकों को लुभाने के लिए एक बड़ा निवेशक सम्मेलन राइजिंग राजस्थान कर रही है, लेकिन इस निवेशक सम्मेलन के कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक 92 साल के एनआरआई निवेशक अपने साथ हुए बेइंसाफी की मांग को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो के दफ्तर में जाकर धरना भी शुरू कर दिया है। और इन निवेशक ईश्वर राज खरे का दावा है कि उन्होंने 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी के कहने पर राजस्थान में आकर 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया था, लेकिन 2 लोगों ने उनके इस ट्रस्ट के साथ हेराफेरी की, गबन किया लाखों रुपए का बच्चों के मिलने वाली फीस के साथ। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने साल 2019 में कानोता पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। खास बात तो यह भी है कि भजनलाल सरकार के एक कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी इस 92 साल के एनआरआई निवेशक को इंसाफ दिलाने के लिए एसीबी दफ्तर में मौजूद थे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वक्फ बोर्ड के अनुदान पर भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के मतहत काम कर रहे प्रशासन के अधिकारियों ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया था। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और हिंदुओं की नाराजगी के डर से भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करने लगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही महायुति की सरकार ने चुनाव से पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से इस फैसले को अमल में नहीं लाया जा सका। आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने पूर्व में लिए गए फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जीआर जारी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी गवर्नमेंट यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद मारे गए लोगों के विरोध में और अजमेर शरीफ दरगाह मामले को लेकर जम्मू में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके बाद जो लोग मारे गए हैं उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। उसी के साथ अजमेर शरीफ दरगाह मामले को लेकर यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो बैनर तकिया हाथ में लिए है उस पर लिखा हुआ है
कि तमाम उन लोगों के नाम है जो मारे गए हैं संभल हिंसा के बाद। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी तख्ती पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाना बंद करो। ये सीधे तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। अधिकारियों को जिनकी सीधे तौर पर मांग है कि संभल में जो लोग मारे गए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह मामले को लेकर भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, सीधे तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।